कॉल बेल की आवाज सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शंतनु ने दरवाजा खोला, सामने एक पुराना सा सूटकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लगा लिया कि उन्हें सामने देख शंतनु को जरा भी खुशी का एहसास न हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए, अंदर आइए। मास्टर साहब सूटकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टर ने साहब बीमार है, पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफी कमजोरी भी हो गई है। गांव के डॉक्टर ने दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शंतनु ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह शंतनु के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाली थी, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अगमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए बोली, दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शंतनु एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो सान्या ज्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निशांत थे और उनका छोटा सा घर शंतनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने तो दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही सान्या दादा दादी को देखती थी। जाते वक्त शंतनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से सान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज सुनाई दी, क्या जरूरत थी इनको अपना पता देने की। दोपहर को मेरी सहेलियां आती है, उन्हें क्या जवाब दूंगी। और सान्या को अंदर ले आओ, कई बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार न पड़ जाए। शंतनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शंतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे, इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आखिर बचपन में कितनी बार शंतनु ने भी तो हमारे घर खाना खाया था। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शंतनु ने वैसे ही पराठे खिलाएगा। सान्या मम्मी की तेज आवाज सुनकर डरते हुए सान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शंतनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। सान्या की पसंद के अपने हाथों से मास्टर जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलिथीन में नमकीन वही टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी है ना? मुझे नहीं पहचाना, मैं कालू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, वे बटेसर हरिजन का लड़का कालू है। बटेसर नाली और मौला साफ करने का काम करता था। आलू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को एतराज था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे कालू को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। मैं इस अस्पताल में 4th वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत उनका सूटकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचा कर अभी आता हूँ।
घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किए। फिर कालू की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहिब के गोद में बिठा दिए। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कालू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर कालू अस्पताल में नंबर लगा आया। कालू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कालू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना। डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कालू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के कालू को भी माँ मिल गई थी।